जोहार फ्रेंड्स। जोहार झारखंड। मैं अनीता कुमारी 9th क्लास एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 का आगे का भाग का पढ़ाने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर फर्स्ट वीडियो देखे होंगे, आप लोग को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अब उसके आगे देखते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, कहने का मतलब है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस में कैसी समाज थी, कैसी स्थिति थी, उसके बारे में इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग जानेंगे। जिसे सन 1774 ईस्वी में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस में 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटस में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। लुई 16वां बुर्बो राजवंश के थे और वे 1774 ईस्वी में राजगद्दी की प्राप्ति किए थे। जब वो फ्रांस के राजगद्दी प्राप्त किए थे उस समय उनका उम्र 20 साल की थी और उनका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हो गया था। जब उनका राज्यारोहण हुआ था तो उसमें क्या हुआ था उस समय कि वहाँ का फ्रांस का राजकोष पूरी तरह से खाली था। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस का जो वित्तीय संसाधन था नष्ट हो चुके थे। कहने का मतलब है, जाहिर सी बात है कि जब कहीं भी युद्ध होता है तो क्या होता है, वहाँ का संसाधन नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि अमेरिका का क्रांति है, फर्स्ट वर्ल्ड वार है, सेकेंड वर्ल्ड वार है, वहाँ पे युद्ध हुआ तो संसाधन का नष्ट भी हुए थे, बहुत लोगों के जाने भी गई थी। और इस तरह से विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। और उसके बाद क्या हुआ था कि फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु करने से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इसके वजह से क्या हुआ था कि फ्रांस में 10 अरब लिवरे से भी अधिक कर्ज हो गया था और जबकि पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ फ्रांस के ऊपर था, वहाँ की सरकार पर थी। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। अब फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा क्या करने लगे थे, दिनों दिन बढ़ाते जा रहे थे। कर्ज को चुकाने पर मजबूर हो गई थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में क्या कर दिए थे, वृद्धि के लिए बाध्य हो गए थे। पर यह कदम भी क्या हुआ, नाकामी की ही हार मिली और 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटस में बटा था। 18वीं सदी की बात है, फ्रांसीसी समाज है वो 3 स्टेटस में बटा हुआ था और केवल तीसरे स्टेट जो थे उन्हें कर अदा करने की बात कही गई थी। ये क्या है, जो प्रथम स्टेट थे उनका नाम था पादरी वर्ग और दूसरा स्टेट का नाम था कुलीन वर्ग और तीसरा का जनसाधारण वर्ग। और ये पादरी और कुलीन ये दोनों कर से मुक्त थे, लेकिन जो तीसरे स्टेट के लोग थे, जनसाधारण लोग थे, उन्हें कर देने की बात कही गई थी। जब वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था तो इसमें क्या होता है कि जब प्राचीन राजतंत्र का पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। कहने का मतलब है कि 1789 ईस्वी से पहले जो था प्राचीन राजतंत्र का पद का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब यहाँ देखें कि फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, मतलब जनसाधारण वर्ग में किसान आते हैं तो उसमें बताया गया है कि 90% लोग किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों और चर्च और तीसरे स्टेटस के अमीरों का अधिकार था। मतलब 90% जो था किसान तो थे ही, लेकिन 60% जो ज़मीन था वो कुलीनों और चर्च
यानी कि तीसरे स्टेटस के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेटस कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोग को कुछ विशेषाधिकार जन्मना से प्राप्त थे। कहने का मतलब है प्रथम 2 जो स्टेट थे पादरी और कुलीन वर्ग, उन लोगों को जन्म से ही बहुत मतलब कि विशेषाधिकार प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य के दिए जाने वाले करों से छूट। मतलब कि उन्हें क्या था कि सबसे ये दोनों जो थे पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग थे, ये दोनों को कर से मुक्त कर दिया गया था राज्य की ओर से। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। मतलब जो कुलीन वर्ग थे वो किसानों से क्या करते थे, कर वसूल करते थे। लेकिन किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना तथा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। कहने का मतलब है कि किसान लोग जो थे वो पादरी और कुलीन लोग के अधीन थे और वो क्या करते थे, उन्हें स्वामी मानते थे और उनके घरों में खेतों में काम करते थे और उनके सैन्य सेवाएं कर देते थे और सड़कों के निर्माण में भी सहयोग करते थे। और ये सब चीज़ों करने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ता था। चर्च भी किसानों से कर का एक हिस्सा था। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा था जो टैद के नाम से जाना जाता है। टैद एक प्रकार के क्या है, टैद जो है वो धार्मिक कर है के रूप में वसूलता था। और ऊपर से तीसरे स्टेट्स के तमाम लोगों को, सरकार को तो कर चुकाना ही होता था, लेकिन इन करों में टैल भी था। टैल एक प्रकार की क्या था, प्रत्यक्ष कर था। उसके बाद क्या था, और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल भी थे। अप्रत्यक्ष कर में फ्रांसीसी क्रांति के, जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी तो ऐसे 2 चीज़ें थी, नमक और तंबाकू जैसी रोज़ाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इससे क्वेश्चन बनता है कि नमक और तंबाकू कर कौन सी कर है, अप्रत्यक्ष कर है। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। अब देखते हैं एग्जाम में बॉक्स से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे नए शब्द यहाँ देखते हैं। लिब्रे क्या था, लिब्रे था फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। स्टेट क्या था, क्रांति पूर्वी फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत की अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी स्टेट। पादरी वर्ग क्या थे, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाली व्यक्तियों का समूह था। टाइद क्या था, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टैल सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जितने भी प्रतियोगिता एग्ज़ाम होते हैं उनमें एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन बहुत धुआंधार रूप से रहते हैं। अगर देखा जाए तो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, जैसे TRA 1, TRA 2, TRA 3, अब TRA 4 होने वाला है, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके लिए एनसीईआरटी बुक बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बन सकता है TRA 4 के लिए कि टाइद क्या है और ये लिब्रे क्या है। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। और टाइल सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर था, उसे क्या कौन सा कर के नाम से जाना जाता था, टाइल। टाइल क्या था, टाइल पर अब ये प्रत्यक्ष कर था। क्या था, प्रत्यक्ष कर था। इस तरह से हम देखते हैं कि आगे फिर इसके आगे हम लोग देते हैं यहाँ से फिर क्या बनता है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं उनको देखा जाए। सबसे पहले फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन होने वाला फ्रांस का शासक का नाम क्या था, तो लुई 16वां था। लुई 16वां जब फ्रांस की गद्दी पर बैठे थे तो उनका उम्र कितना था, 20 साल के था। और वो कौन से वंश के थे, वे बोर्बो राजवंश के थे। कब गद्दी पर बैठे थे, तो 1774 ईस्वी में बैठे थे। और फ्रांस ने क्या किया था कि अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने से सहायता दी थी। इसकी वजह से क्या हो गया था, 10 अरब लिब्रे से भी अधिक कर्ज में डूब गए थे। और जब 10 अरब लिब्रे से भी अधिक कर्ज में डूब गए थे तो वो पहले से कितने अरब क्या थे वे, मतलब कि कर्ज में डूबे हुए थे, तो 2 अरब लिब्रे। और उसके बाद क्या होता है कि ब्याज की मांग कितने कर दी गई थी, तो 10% कर दिए गए थे। अब प्राचीन राजतंत्र का पद प्रयोग सामान्यतः कब से लागू किया गया था, तो 1789 से पहले कर दिया गया था। उसके बाद पूरी आबादी में लगभग कितने प्रतिशत किसान थे, फ्रांस की क्रांति के समय तो 90% किसान थे। जमीन मालिक और किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन किनका था, कुलीनों का था। चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था।
प्रथम दो स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को क्या प्राप्त था? तो विशेषाधिकार प्राप्त थे, मतलब छूट था, उन्हें किसी चीज़ का कर देने की अनुमति नहीं थी। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार इन्हीं लोग के था। और अगर कहा जाए तो पादरी कुलीन वर्ग का सबसे अच्छा विशेषाधिकार क्या प्राप्त था? राज्य को दिए जाने वाले कर में छूट था। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं आगे कि यहाँ पे जो दिया गया है टाइद क्या था, तो इससे क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में कि टाइद क्या है था, तो धार्मिक कर को ही टाइद कहा जाता था। उसके बाद फिर टैल क्या था, तो टैल प्रत्यक्ष कर था। टैल क्या था? प्रत्यक्ष कर था। लिब्रे फ्रांस की क्या थी? पहले लिब्रे क्या थी? 1794 ईस्वी में ये क्या थी? मुद्रा थी, फ्रांस की मुद्रा थी। इसे 1794 ईस्वी में क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। उसके बाद स्टेट से भी आता है। स्टेट क्या था? क्रांति के पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी। पादरी वर्ग भी से भी आता है कि चर्च को विशेष कार्यों के लिए दिया जाने वाला व्यक्तियों का समूह था। उसके बाद टाइद क्या था? चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था। टैल क्या था? सीधे राज्य के द्वारा अदा किया जाने वाला कर था। अब इससे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि इससे क्वेश्चन है कि अधिकांश जनता किस चीज़ को महंगी कर दी थी? कपड़ा, सोना, रुई। तो पावरोटी को कर दिया गया था। किसको कर दिया गया था? पावरोटी को कर दिया गया था। 1774 ईस्वी में कौन सा वंश का उद्भव हुआ था? तो बोर्बो वंश का हुआ था। लुई 16वां का राज्यारोहण के समय कितने वर्ष के थे? तो 20 साल के थे। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। ये सही है। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लीवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया था, जबकि उस पर पहले से 3 अरब लीवरे का बोझ था। 3 नहीं था, 2 अरब का था, तो ये गलत हो गया। सरकार से कर्जदाता 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। तो ये क्वेश्चन थे, तो इसमें से ये इसका आंसर होगा असत्य। ये सी आंसर होगा इसका आंसर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।